अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शाम रमज़ान। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज 21 रमज़ान मुबारक है। मुल्क भर में आज यौम अली मनाया जा रहा है। अलबत्ता ये कोशिश की जा रही है कि लोग जुलूस और इस किस्म की जो दीगर मामलात हैं इन सब को महदूद रखें और इस कोशिश ही की जाए कि इससे दूरी रखें। और हमारी भी आपसे यही गुजारिश है, इस्तदा है कि वो तमाम तर अज़ादार जो बाहर निकलें तो ये ज़रूर देखें कि कहीं आपसे किसी और अज़ादार को ये वायरस ना मुंतकिल हो, ना इसका गुनाह अजीम हो सकता है। बहुत सारी खबरें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज़ पे। कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है और गुज़िश्ता 24 घंटों में इस कोरोना वायरस से मज़ीद 33 अफराद की जान ले ली है, जिसके बाद ओवरऑल अब पाकिस्तान में जो मजमूई हलाकतें हैं उनकी तादाद 803 हो गई है, जबकि नए 1430 केसेस सामने आने के बाद जो मुसद्दिका मरीजों की तादाद पाकिस्तान में है वो 37,218 तक जा पहुंची है। अब तक सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई हैं, जहां कोरोना से 284 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। सिंध में 243, पंजाब में 234 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और इसके अलावा बलूचिस्तान में 30, इस्लामाबाद में 6, गिलगित बल्तिस्तान में 4, आज़ाद कश्मीर में अभी तक इस मोहलिक वायरस से एक शख्स जाँ बहक हुआ है। ये सारे आदाद शुमार आज सुबह 8:30 बजे तक के हैं। ज़ाहिर है जब ये आदाद शुमार द्वारा अपडेट होंगे तो हमारे पास मज़ीद ताज़ा तफसीलात आ सकेंगी। एक अहम खबर पंजाब से शामिल करें कि पंजाब हुकूमत ने इन द मीनवाइल लॉकडाउन में मज़ीद नरमी का फैसला किया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पैदावारी यूनिट्स को भी कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी है। वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल कहते हैं कि सख्त हिफाजती इंतजामात के बाद पीर से दोनों सेक्टर्स को काम करने की इजाज़त होगी। शॉपिंग बड़े को खोल दिया जाए और इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को है, जिसमें साइकिल भी है, जिसमें मोटरसाइकिल भी है और जिसमें गाड़ियां भी हैं, इनको मंडे से खोलने की इजाज़त दी जाए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हफ्ते में पूरे 7 दिन खुली रहेगी, जबकि शॉपिंग मॉल जो हैं वो SOPs के मुताबिक हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ताकि ये 4 दिन काम करेंगे। साथ ही हुकूमत पंजाब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त देने का फैसला भी कर लिया है। इस सिलसिले में वज़ीर सनत बराए पंजाब उन और ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदों में SOPs तय पा गए हैं, जिसके बाद ईद उल फितर के मौके पर ट्रांसपोर्ट खोलने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी जाएगी। इंटरसिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट और बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त भी इसके साथ दे दी गई है। लाहौर से दीगर डिस्ट्रिक्ट जाने वाली फ्लाइंग कोचेस में नॉन AC ज़्यादा चलाई जाएंगी, जबकि ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को ताहाल बंद रखने का फैसला ही किया गया है। इसके साथ ही एक और ख़बर जो हम आपको देते चलें वो ये है कि अंदरूने मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर ये है कि हुकूमत ने इलाकाई परवाज़ों के लिए जुज़वी फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली के लिए मंजूरी दे दी है और इलाकाई फ़्लाइट ऑपरेशन 20% होगा, जबकि डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल किया जाएगा और 16 मई से इलाकाई परवाज़ें उड़ान भरने के लिए तैयार होंगी। PIA और निजी एयरलाइन यानी 2 एयरलाइंस हैं टोटल जिनको रिज्यूम किया गया है। इन 2 एयरलाइंस को इजाज़त अभी तक दी गई है और अच्छी बात यह है कि चूंकि ईद की आमद है, बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल करना है, बहुत सारे लोगों ने अपने घरों को जाना है और बहुत सारे लोगों ने आना भी है काम पे वापस। तो उन सारे मामलात में अब ये 5 बड़े एयरपोर्ट्स जिनको अब ऑपरेशनल कर दिया गया है, जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो जुज़वी तौर पर बहाल होगा। सिविल एविएशन ने अब बाज़ाब्ता इजाज़तनामा भी जारी कर दिया है और डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट की जानिब से जुज़वी बहाली का नोटिस जारी हो गया है। कोरोना वायरस से पहले कराची से मुल्क के दीगर शहरों के लिए हफ्तावार 369 परवाज़ें चलाई जाती थीं, लेकिन अब जो है वो 68 परवाज़ें चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद से 32 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी, लाहौर से 32 परवाज़ें ऑपरेट होंगी और पेशावर से 4 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। कोयटा से 6 परवाज़ें होंगी और SOP के तहत डोमेस्टिक परवाज़ों पर मुसाफिरों का जो लोड है वो कम होगा और दौराने परवाज़ मुसाफिरों में समाजी फासलों को भी साथ में यकीनी बनाया जाएगा। मुसाफिरों को मास्क का इस्तेमाल करना लाजमी होगा और अंदरूनी मुल्क जाने वाली और आने वाली तमाम मुसाफिरों की मुकम्मल तौर पर तिब्बी जांच पड़ताल होगी और टर्मिनल एंटर होने से पहले अगर आपको टेम्परेचर भी हुआ तो फिर उस मुसाफिर को आगे पे सफ़र करने नहीं दिया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो डोमेस्टिक परवाजें हैं उनमें मुसाफिरों का लोड कम होगा।
अब ये क्या मतलब है, क्या मुसाफिर पूरी कैपेसिटी में होंगे नहीं होंगे, ये बहरहाल अब अपनी जात में एक सवाल मौजूद है कि कितने % लोड पे चलाया जाएगा इसको। और साथ में से बात ये भी है कि अब क्योंकि जहां पर अगर 100 पैसेंजर था तो उसमें 30 पैसेंजर अलाउड होगा। खैर वजीर हवाबाजी साहब ने इस हवाले से क्या बोला, पहले आपको सुना देते हैं। अवाम की लीफ को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सोचो विचार के बाद, काफ़ी डिस्कशन के बाद NCOC में जो कि एक फ़ोरम है उसमें काफ़ी तफसीली NDMA के लोग होते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उसमें मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके साथ डिस्कशन के बाद और ख़ास कर सूबों के चीफ़ एग्जेक्टिव्स के साथ डिस्कशन के बाद ये एक हमने मुत्तफ़िका फ़ैसला किया है कि डोमेस्टिक ऑपरेशंस दोबारा शुरू कर दिए जाएं, जो कि 21 मार्च से सस्पेंड कर दिए गए थे। तो अब महदूद डोमेस्टिक ऑपरेशन हम कल से शुरू कर रहे हैं। PIA अपनी फ़्लाइट्स PIA और सरीन एयर कराची के लिए, लाहौर के लिए, कोयटा के लिए और पेशावर के लिए कल से दोबारा शुरू कर रही हैं। और प्री कोरोना जितनी हमारी फ़्लाइट्स चलती थी उसके 20% फ़्लाइट्स हम इब्तदाई तौर पे शुरू कर रहे हैं। और इसके लिए जो हमने SOP बनाया है उसमें सोशल डिस्टेंस के लिए 50% सीट ऑक्यूपेंसी होगी। जहाज़ सिर्फ 50% मुसाफिरों को लेके जाएगा। जहाज़ में सवार होने से पहले हर मुसाफिर की थर्मल गन से टेम्परेचर चेक होगा, उसकी स्कैनिंग होगी, उसे सैनिटाइज़ किया जाएगा, उसे मास्क फ्राहम किया जाएगा। और हर एयरपोर्ट पे अराइवल के बाद भी जब पैसेंजर बाहर निकलेगा तो उसकी दोबारा स्कैनिंग होगी, दोबारा थर्मल गन से उसके टेम्परेचर चेक करके उसे घर जाने की इजाज़त होगी। तो आवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए कल से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के 5 शहरों के लिए डोमेस्टिक ऑपरेशन हम शुरू हैं। वज़ीर हवाबाजी की आपने गुफ्तगू सुनी और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। एयरवाई न्यूज़ के नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। सलाउद्दीन, ये बताएगा कि कल से इन्होंने तो ऐलान कर दिया कि जुज़वी तौर पर फ़्लाइट ऑपरेशन को बहाल कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये परेशान हैं कि टिकट्स की बुकिंग कैसे करवाएं, क्योंकि ऑनलाइन तो बुकिंग अवेलेबल ही नहीं अभी। देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा मसला है कि बुकिंग का। ज़ाहिर है आज ऐलान तो कर दिया, हुकूमत की जानिब से इजाज़त भी दे दी गई और PIA ने अपना शेड्यूल भी जारी कर दिया, लेकिन अभी तक रिजर्वेशन नहीं खोली है, क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटम जारी हो। चूँकि आज सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटम जारी किया है। वो नोटम 16 मार्च से 30 जून तक होगा। ये इसमें उसके बाद मज़ीद इसमें तौसीक़ की जा सकती है, लेकिन अभी फ़िलवक्त ये इजाज़त दी गई है और 20% फ़्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त दी है 5 बड़े एयरपोर्ट पर। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा इसमें शामिल होंगे। तो अब हमारी PIA तर्जुमान से भी बात हुई थी, तो उनका यही कहना है कि अभी ये इस पर प्लानिंग की जा रही है। उसमें एक सबसे बड़ा मसला होगा कि एक तरफा किराया कितने होंगे, किस तरह से उनसे किराए वसूल किए जाएंगे। आया ये ऑनलाइन बुकिंग शुरू की जाएगी या अपने PIA के बुकिंग ऑफिस पे, यह भी फैसला होना है PIA की जानिब से और निजी एयरलाइन की जानिब से। चूँकि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम एयरपोर्ट पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पहले ही डोमेस्टिक एक बात बताइए, ये जो जुमला इस्तेमाल हुआ है कि मुसाफिरों का डोमेस्टिक परवाज़ों में मुसाफिरों का लोड कम होगा, इससे क्या मतलब है, क्या मुराद है इससे? देखें, लोड से मुराद ये होता है कि 50% रखा जाएगा। अगर एक जहाज़ की कैपेसिटी है 120 मुसाफिरों की, तो समझ लें कि 60 मुसाफिर उस पर ट्रैवल कर सकेंगे। चूँकि बीच की एक सीट खाली रखी जाएगी, समाजी फासले पर जो लाजमी कवानीन के तहत समाजी फासला बरकरार रहेगा, उसमें एक सीट को खाली रखा जाएगा। अगर 2 सीटें होती हैं या 3 सीटें होती हैं तो बीच वाली सीट को खाली रखा जाएगा। इसके दाएं बाएं मुसाफिरों को बैठने की इजाज़त होगी। तो इस तरह से ये 50% रखा गया है कि ताकि अगर एक जहाज़ की कैपेसिटी 120 मुसाफिरों की है तो उसमें 60 या 50 मुसाफिर ट्रैवल कर सकेंगे। उन्होंने जहाँ भी सफ़र करना होगा अंदर मुल्क के। ख़ासतौर पर ये ईद भी करीब आ रही है तो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही थी डोमेस्टिक सफ़र करने वालों को।
सही, बहुत शुक्रिया जी। हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन मौजूद थे शफात, जहाँ पर परवाज़ें इतनी कम कर दी गई हैं और जहाँ पर अगर 50% मुसाफिरों को लेके जाया जाएगा, वहाँ पर अब गौरतलब बात ये भी है कि अब किराया जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप बाय रोड भी अगर आप कराची से लाहौर या कराची से पेशावर ट्रैवल करना चाहते हैं तो वन वे वो आपसे तकरीबन 45 जो है वो डिमांड कर रहे हैं। ये आप बड़ा बेहतर बता रही हैं, इतना इससे ज़्यादा फेयर है बाय रोड जाने का। लेकिन ऑब्वियसली अब जो किराए हैं उनकी तफसीलात भी आना बाकी है और रिजर्वेशंस अभी तक नहीं ओपन हुई। हेल्पलाइंस जो हैं उन पर भी कोई ख़ास अभी रिस्पांस नहीं है। लेकिन ये प्रेडिक्ट शफात किया जा रहा है कि जैसे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में आप तुगनी जो है आप 3 गुना ज़्यादा जो आप एयर फेयर दे रहे हैं, तो अब डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में भी एग्जैक्टली यही होगा कि आपको 3 गुना ज़्यादा, यानी कि अगर आप एक रफली आपको बताऊं, क्योंकि शायद मेरा लाहौर से कराची ट्रैवल ज़्यादा होता है, तो जहाँ मैं वन वे अब जो आपको 30,000 पड़ती थी, तो वो हो सकता है कि ये आपको 70, अब मैं बड़ी कम से कम बता रही हूँ, 70 या 80 के दौरान अल्लाह ना खैर माने, ऐसी कोई अच्छी बातें बताएं, अच्छी बातें बताएं। हो सकता है भाई आपने एयरलाइन वाले अगर वो देखना आपने उनकी बात छोड़े, आप अपना आप नॉर्मली रहे, कोशिश करें कम आए, मतलब 12-13 हज़ार की टिकट कर दें ताकि इवन इफ लाइक रिटर्न इज 60,000 व्हेन दैट इज लाइक, वो भी समझ आती है, क्योंकि वैसे नॉर्मली अब कराची और लाइक गॉन अदर डेज जब कराची और लाहौर की रिटर्न टिकट भी जो है वो 20,000 भी आज से कुछ 4 साल पहले की बात है। वैसे फ्यूल प्राइसेस कम हुई हैं तो मेरे ख्याल में शायद वो एडजस्टमेंट होनी चाहिए इसमें। तो अब आते हैं जनाब ज़रा सिंध की तरफ, और गवर्नर सिंध ने चूंकि मंजूरी दे दी है तो उसके बाद अब सिंध भर में वबाई अमराज का तरमीमी एक्ट नाफिज हो गया है, जिसके तहत शहरियों, दुकानदारों, फैक्ट्री मालिकान समेत हर फर्द पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करना लाजिम। वबाई अमराज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद होंगे। शहरियों समेत तमाम इदारे कोरोना रोकथाम के लिए तमाम SOPs पर अमल करें और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। कानूनी मुसव्वदा से मंजूर कराया, गवर्नर सिंध ने भी उस मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है और आज से वो कानून सूबा सिंध के अंदर उसका इतलाक शुरू हो जाएगा। इस नए कानून के तहत कोई शख्स भी हुकूमत सिंध की बताई हुई एहतियाती तदाबीर SOPs को अगर फॉलो नहीं करेगा, उसको वायलेट करेगा, तो उसके ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत के अफसरान सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे अहम चीज़ एक जुर्माना है, जिसकी लागत डिपेंडिंग कि आपने कितनी बड़ी कानून शिकनी की है, कितनी बड़ी कानून की पामाली की है, उसका अमाउंट 10 लाख रुपए तक जा सकता है। आप अगर ख़ुद इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, अगर सिंध हुकूमत की कोई भी एहतियाती तदाबीर वो कामयाब नहीं हो सकती। उम्मीद है कि शहरी इस कानून की खातिर थोड़ा सा डर और खौफ होगा और इस कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। जनाब ये मामला है, अब अगर देखा जाए तो सिर्फ जो है ना सिंध की हद तक कि जहाँ पे अब SOPs पे अमल दरामद लाजमी होगी, लेकिन SOPs पे अमल दरामद करेगा कौन? ताजिर तो कहते हैं वो हम लोग छोटे लोग हैं, हम तो रोक नहीं सकते लोगों को आने वाले। हम डे 1 से ताजिर बिरादरी के साथ हम उनको सपोर्ट कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया, लेकिन कल जब हमने ताजिर बिरादरी से बात की तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो अपनी हमारी मदद के लिए तो आप हमें टाइगर फोर्स के जवान दे दें जो कि करा सकें। और जब उनसे पहले बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि नहीं जी हमारी तैयारी मुकम्मल है, आप खोलने तो सही, आप मार्केट्स खोलने तो दें हमें। चले जी, ये तो खबरें चलती रहेंगी, मजीद खबरें भी आ रही हैं, उनसे भी आपको अपडेट करते रहते हैं। अहम खबर शामिल करते हैं कि नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ 7 अरब रुपए का रेफरेंस तैयार कर लिया है। प्री एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास चेयरमैन नैब ने पीर को तलब कर लिया। हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मजहर, क्या तफसीलात सामने आई हैं अब तक? जी, ये शरीफ खानदान ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तरीके से ये 7 अरब रुपए बनाने का इल्ज़ाम है। इस पर नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ एक रेफरेंस तैयार किया है जो चेयरमैन नैब को मंजूरी के लिए भिजवा दिया है। प्री एग्जीक्यूटिव बोर्ड नैब का जो है वो उसका इजलास जस्टिस रिटायर्ड चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल ने पीर को तलब किया है, जिसमें नैब लाहौर की जानिब से इस भिजवाए गए रेफरेंस के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। ज़राए ने यह बताया है कि इस रेफरेंस में जो शरीफ खानदान के खिलाफ तैयार किया गया है 16 मुल्जमान, 4 वादा माफ गवाह और 100 दीगर गवाहान शामिल हैं। इस रेफरेंस के जो मरकजी मुल्जमान हैं उनमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शामिल हैं। नैब ने ज़राए ने यह भी बताया है कि नैब ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, उनसे मुतअद्दिद अहम सवालात किए जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी आमदन से ज़ायद खर्चाजात यानी गैर कानूनी तरीके से ये पैसा बनाया गया था। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज
नैब के पूछे गए 80% सवालों के जवाब नहीं दे सके और नैब ने शरीफ खानदान के मुतअद्दिद अफराद को सवालनामे भिजवाए, लेकिन उनसे जो नैब को जवाबात मौसूल हुए हैं वो तसल्लीबख्श नहीं थे, जिसके बाद ये इस नतीजे पर तफ्तीश पहुंची है कि ये पैसा गैर कानूनी तरीके से बनाया गया। ये इल्ज़ाम है और ये एक रेफरेंस है जो नैब लाहौर ने नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद को भिजवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर इकबाल इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने का। मजहर इकबाल बता रहे थे कि ज़राए का ये दावा है कि अब तक जो शरीफ खानदान को सवालात पेश किए गए थे उनमें से 80% सवालात के वो जवाबात नहीं दे सके। 16 मुल्ज़िमान, 4 वादा माफ गवाह समेत दीगर 100 गवाहान के साथ अब ये रेफरेंस तैयार कर लिया गया है। और अब बात करेंगे, कल जिला अस्पताल में एक नहायती अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया जहां पर गुज़िश्ता रोज़ कोरोना मरीज़ की हलाकत पर हंगामाराई का वाक़या हुआ और हंगामाराई का मुकदमा 7 अफराद के खिलाफ सदर थाने में दर्ज कर लिया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, मज़ीद क्या अपडेट है इस हवाले से? देखिए, अभी मुकदमा दर्ज हुआ है सदर थाने में। गुज़िश्ता हंगामाराई की सूरत हाल रही, कई घंटों तक जिला अस्पताल में तोड़ फोड़ किया जाता रहा। कोरोना का मरीज इंतकाल कर गया था और जो अस्पताल इंतजामिया ने लाश देने से इनकार किया तो अहले खाना की जानिब से शदीद हंगामाराई की गई। डॉक्टर्स को भी ज़दुकोब किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस और रेंजर्स पहुंची थी, उसके बाद लाश वापस ली गई शहरियों से और बाकायदा तौर पर SOP के तहत बाद में उनको हवाले की गई। मुकदमा दर्ज किया गया है, 7 अफराद को नामजद किया गया है। पुलिस का कहना है कि रात को कुछ अफराद को हिरासत में लिया गया था, लेकिन जो कुछ अफराद इस केस में मफरूर है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी सलमान लोधी हमें तफसीलात से आगाह करने का। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या, एक बड़ा ही गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है इससे कि जिसमें बार बार हम बात भी कर रहे हैं इस हवाले से कि जो लाशें लाई जाती हैं, जो DOAs यानी डेथ ऑन अराइवल्स लाए जाते हैं अस्पताल, उनके टेस्ट होने चाहिए और अगर उसके लिए लाश रोकी जाती है तो फिर ये वाक़या सामने आता है। बिल्कुल, ये बहुत अनफॉर्चुनेट किस्म का वाक़या था। ना सिर्फ इसमें लाहिकीन बल्कि जो दीगर अफराद थे उन्होंने भी हंगामाराई की और वो डॉक्टर्स जो कि ऑलरेडी हमारे फर्स्ट लाइन सोल्जर, हम समझ वो फाइट कर रहे हैं इस कोरोना से, किस तरीके से हमने देखा कि जहाँ वो डॉक्टर्स बैठते हैं कितनी हंगामाराई की, कितनी तोड़फोड़ की गई। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जिला अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहबा, आप बताइएगा कल एग्जैक्टली ये इतना अनफॉर्चुनेट किस्म का वाक़या था, ये हुआ क्या कि फिर इतना आ रही है और उसके बाद अब 7 लोगों के खिलाफ तो पर्चा भी दर्ज हो गया है? अस्सलाम वालेकुम मदिया और शफात, थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी थोड़ी सी तस्दीक कर दूं। जी जरूर। ये पेशेंट जो है हमारे पास ये रेफर होकर आए थे, अब्दुल सलाम नाम था इनका और ओझा डाउ यूनिवर्सिटी से रेफर होकर आए थे एक दिन कबल और इनको कोविड सस्पेक्ट किया गया था और इनको हाई ग्रेड फीवर की हिस्ट्री थी और इनको कफ थी और इनके लंग के अंदर बहुत सारी मॉटलिंग नजर आ रही थी। तो इनको कोविड वार्ड में दाखिल किया गया था और SOPs के तहत जो भी ट्रीटमेंट था वो हमने इनको प्रिस्क्राइब किया, बट हिज कंडीशन वाज नॉट गुड और ये लवाहिकीन को अच्छी तरह पता था कि इनकी कंडीशन ठीक नहीं थी। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली, और जिसका मुझे बहुत अफसोस है, हम तो कोशिश करते हैं कि हर एक की जान बच जाए, हमारे डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की बट ये जानवर नहीं हो सके और इनका इंतकाल हो गया। जब इनका इंतकाल हुआ तो डॉक्टर ऑन ड्यूटी ने काउंसिल किया इनके अटेंडेंट्स को और उनको बताया जो कुछ भी हुआ था और जो भी कुछ कर सके थे सब कुछ ही किया गया था, बट उनके अटेंडेंट्स ने एकदम धावा बोल दिया अस्पताल के अंदर, वार्ड के अंदर, और उन्होंने गेट तोड़ दिया हमारा। ना सिर्फ गेट तोड़ा बल्कि बहुत सारी चीज़ों का नुकसान किया और मैं समझती हूँ कि मुझे इस वक्त उन चीज़ों के नुकसान का तो चले जो अफसोस है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल मेंटल ट्रॉमा जो हम सब जिससे गुजरे हैं और हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज और मैं कहती हूँ जो भी अमला वहाँ पर था या बाहर था या जो देख रहे थे, इसमें बड़े अफसोस की बात है ये। और ये क्यों होता है मैं आपको इसकी भी वजह बताती हूँ। इसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर उल्टी सुलटी खबरें हर वक्त ट्रेड करती रहती हैं और आगे से आगे लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं कि कोरोना कोई चीज़ ही नहीं है, कोई मर्ज नहीं है, गलत बोल रही है हुकूमत। भाई आप गलत इतना पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी हुकूमत तो कुछ गलत नहीं बोल रही है, हुकूमत आपको एक सही चीज़ का मशवरा देती है और जो तो आप उसको मानना ही नहीं चाहते।
और आप हुकूमत को बुरा भला कहते रहे, जबकि आपको SOPs को फॉलो करने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं, गवर्नमेंट आपको बता रही है, NDMA बता रही है, PDMA बता रही है, हर कोई बता रहा है आपको कि क्या करना है। और जो सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं इनको अब बंद कराने का वक्त आ गया, क्योंकि यही जो फसाद की जड़ है ये सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं। उल्टी पुल्टी बातें करते हैं और लोगों की दिमाग में बड़ा डाल देते हैं। कीमती पॉइंट आपने रेज किया है कि सोशल मीडिया पे जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक बड़ा मैटर है, जिसकी वजह से लोग यकीन नहीं कर पाते कि उनका पेशेंट कोविड की वजह से फौत भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर सीमी जमाली हमारे साथ मौजूद थी इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बताइए। और डेफिनेटली वो डॉक्टर्स जो वहाँ मौजूद हैं उन बेचारों के ऊपर, वो ऑलरेडी पहले तो कोविड वार्ड में एक तो ऑलरेडी अपनी जान पे खेल के वो मरीजों को बचा रहे हैं। हमारे सोल्जर एग्जैक्टली वो वहाँ पे भी ख्याल रख रहे हैं, और उसके बाहर क्योंकि शफात जब ऐसी तोड़ फोड़ होती है तो जो पैनिक मचता है उस पैनिक से भी आपके मरीज की जान जा सकती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वेलकम बैक। कराची में सड़कों पर रखे हुए कंटेनर्स की वजह से ट्रैफिक बहुत बुरी तरीके से जाम हो गई है। गुलबहार, पटेलपाड़ा, नासाबाद और लियाकताबाद में शदीद इस वक्त ट्रैफिक जैम है। वहाँ पे लोग क्या सफ़र करें, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज सुबह से जैसे ये लॉकडाउन तक किया गया था, शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर और वाटर टैंकर खड़े करके शाहराहें बंद कर दी गई थी। 3 बजे लॉकडाउन खोलने के अहकाम थे, ताहम पुलिस और इंतजामिया की जानिब से ये ट्रॉलर और कंटेनर नहीं हटाए गए, जबकि वाटर टैंकर भी नहीं हटाए गए और आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। गुलबहार, नाजमाबाद, लियाकताबाद, गुरु मंदिर, इन इलाकों में ये रुकावटें लगाई गई थी, जिनको ताहाल अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं हटाया गया है। इनको रोड कुछ जगहों पर सिर्फ रोड की साइड पर किया गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर को नहीं हटाया गया। और शहरियों के एकदम शहरी जब बाहर निकले ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया और कई जगहों पर अभी भी ट्रैफिक जाम है और शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। अंजुम वहाब हमारे नुमाइंदे में ट्रैफिक की सूरत आगाह कर रहे थे। अब एक अच्छी खबर शामिल करते हैं और वो ये है कि जनाब कोरोना वायरस के इलाज में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और एक दवा जिसका कुछ अर्सा पहले अमेरिका में तजर्बा किया गया था, अब वो दवा पाकिस्तान को भी तैयार करने की इजाज़त मिल गई है। बात हो रही है रेमडेसिविर।